हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से बताओ बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा क्या आपको समझ में आया कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही रेलेवेंट कॉस्ट मानता हूं, मेरे लिए फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग यही कहता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि मेरे लिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा। हमने कहा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग ने ये कहा, हमने कहा वेरी गुड, ओके, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसको हम प्यार से बोलते हैं, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे यूज आता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला दो तो सेल्स होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो को मिला दो तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमने सोचा हमने समझा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी ना कोई प्रॉफिट कमा रही ना कोई लॉस कमा रही है। हमने देखा ये निकाला कैसे जाता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फुल डेरिवेशन किया था हमने इसका, ठीक है। फिर हमने देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की सेल्स, उसको कहते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गए, उसके बाद जो सेल्स होती है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो सेल्स होती है, जिस सेल्स में आप एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, दैट इज एमओएस, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करके निकालते हैं। फिर हमने देखा सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, हम इसका भी डेरिवेशन किए थे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और अगेन जहां जहां पर आपको यूनिट्स में निकालने बोलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको लेना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है बच्चों, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। और क्या बोलोगे बताओ? इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, शट डाउन डिसीजन मेकिंग। तो इससे रिलेटेड हमको एक पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है शट डाउन पॉइंट। अभी शट डाउन पॉइंट क्या होता है बच्चों? सुनना मेरी बात को ध्यान से। शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, अगेन शार्क टैंक इंडिया देखते हो तुम लोग? देखते हो? देखो, सोशल मीडिया तो चलाते ही होगे थोड़ी देर पूरे दिन में, नहीं चलाते हो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। रिफ्रेशमेंट के लिए आप कुछ तो करते हो, ठीक है, कुछ तो करते हो। मैं बताऊं मैं क्या करता था? एकदम सच्ची बताऊंगा, मैं अपनी हिस्ट्री दिखा सकता हूं तुम लोग को मेरी। तुम किसी भी ब्राउजर की और यूट्यूब की और व्हाटएवर कहीं की भी हिस्ट्री देख लो तुम, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे हिस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं छुपाने लायक। पर सब पढ़ाई का ही मिलेगा तुम लोग को। सीएमए इंटर ये, सीएमए इंटर वो, सीए इंटर ये, सीए इंटर वो, सीएमए फाउंडेशन ये, सीएमए फाउंडेशन वो, ऐसा वैसे यही सब मिलता है तुम लोग को वैसे ब्राउजर में। मैं क्या करता था रिफ्रेशमेंट के लिए? जनरली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर के टाइम पे मैं ब्रेक लेता था आधे एक घंटे का, आधा घंटा खाना खा लेता था, आधा घंटा सोता भी था, पावर नैप लेता था, 20 मिनट लेता था टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वो आधे घंटे का जो मेरा खाने का टाइम होता था उसमें 25 मिनट का पोकीमॉन देखता था। पोकीमॉन, उसमें मैंने कौन सी सीरीज देखी तुम लोग को बता भी देता हूँ मैं। पोकीमॉन में जो तुम लोग की ये वाली सीरीज है ना, क्या नाम है, अल्टीमेट मास्टर जर्नी। तो उसका 3 पार्ट है, मास्टर्स जर्नी, अल्टीमेट मास्टर्स जर्नी और फाइनल, जिसमें वो लियोन से लड़ता है। मेरे को पूरा डायलॉग याद है उसका। एस चाहता है लियोन से लड़ना, और गो जो है वो म्यू को पकड़कर सबसे वो करना चाहता है, सारे पोकेमॉन्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, ये उसका टाइटल रहता है, ठीक है। कि ऐश लियोन से बैटल लड़कर बेस्ट वो बनना चाहता है, ठीक है। और गो जो है वो म्यू को पकड़कर वो बनना चाहता है, सबसे ज्यादा रिसर्च करना चाहता है, ऐसा। तो ये वाला था, तो उसका मैंने पूरा सीरीज देख लिया है कंप्लीट। पर मैं वही देखा हूँ 6 महीना, तो मैं बता रहा हूँ लास्ट 2 मंथ्स नहीं देखा था, 4 महीने देखता था, ठीक है। तो तुम भी जब रिफ्रेशमेंट करते हो वो शार्क टैंक, ताकि तुमको कुछ बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स पता चले, देखा करो ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड देखा करो, ठीक है, ओके। अनिका चाणक्य नीति देखती है, हाँ दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यही अनिका चाणक्य नीति देखती है, तो लड़के बच के रहना अनिका से, ठीक है। शीनोस चाणक्य नीति, ओके, साम्राज्य खड़ा कर देगी अशोका का। तो देखे करो, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी सीखोगे। तो इन जनरल में बता रहा हूँ, शार्क टैंक में बहुत सारे ऐसी पिचेस होती है जिसमें मैंने देखा है कि वहां पर जो शार्क्स हैं उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बिजनेस तो खत्म है, तुम्हारे पास बैंक में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रनवे बोलते हैं, रनवे सुने हो एक टर्म,
रनवे, हाँ भैया हम सुने हैं। क्या होता है रनवे? भैया वो वहां फ्लाइट लैंड करती है रनवे पे, जुई। भैया एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर अजय देवगन की, रनवे, उसमें कैरी मिनाटी था, उसमें कैरी मिनाटी था, रनवे मूवी है ना। तो वो वाला रनवे की बात नहीं कर रहा हूँ। रनवे स्टार्टअप की दुनिया में रनवे का मतलब, या बिजनेस की दुनिया में रनवे का मतलब होता है आपके पास बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सको। है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपके धंधे में पैसा लगे रहता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। बाकी डिटेल में वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अंदर बात करूंगा, उसका एक सेपरेट चैप्टर है। तो रनवे हो गया। तो शट डाउन पॉइंट इज समथिंग रिलेटेड टू रनवे। कि सोचो आपके बिजनेस में अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आपके जो स्टॉक ऑलरेडी पड़े हैं वो एक्सपायर होने वाले, न्यू स्टॉक बनाने के लिए पैसा नहीं है, क्रेडिटर्स पुराना ही पैसा आपसे मांग रहे हैं। तो अब बताओ एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए हो जब आप सोच रहे हो कि क्या मुझे अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। बस उसी पॉइंट को बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। कुछ बच्चे इसको ऐसा सोचते हैं शट डाउन पॉइंट मतलब जहां बिजनेस बंद हो गया, नहीं। शट डाउन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जब आप सोच रहे हो क्या मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। भैया और रिलेटेबल एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक ऐसा पॉइंट जहां तुम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में हो और अब तुम सोच रहे हो क्या मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उसी को कहते हैं बेटा शट डाउन पॉइंट। एक कोई ऐसा लिमिट आता होगा, वो लिमिट जरूरी नहीं है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण है, वो इसलिए भी आ सकता है कि यार अब मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे ये सब चीजों में फोकस नहीं करना, यार ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, मेरे गोल्स को मैच नहीं कर पा रहा, यार आई एम नॉट एबल टू जेल अप विथ यू एनी मोर। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जब हम सोचते हैं हमें ये रिलेशन नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम तो जन्म जन्मांतर सिंगल हैं, तो हमारे लिए क्या एडवाइस है? जैसे कि मैं जन्म जन्मांतर सिंगल, तो मेरे लिए क्या एडवाइस है? तो मेरे दोस्त भी तो रहे इतने सारे मेरे दोस्त भी रहे। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने सोचा कि यार इस दोस्त से अब दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, ये बैड हैबिट्स का शिकार है, ये बैड हैबिट्स का शिकार है। और मैं जेन्युइन बता रहा हूं, क्लास 10th में मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त मतलब जिनको हम, मैं एक टर्म यूज करूंगा तुम लोग सुने होगे, चड्डी बड्डी नहीं बोलते, चड्डी बड्डी। मेरे ऐसे दोस्त दो, के और आर, फुल फॉर्म तुम लोग खुद पता लगा लेना, के और आर। आर से तो मैं कल ही मिला, आधे घंटे हमारी बात हुई, ठीक है, और दोनों यही यही रहते हैं। के आर जो है एक गली सामने में रहता है और के 2 गली बाद रहता है, और मैं रोज वो गली क्रॉस भी करता हूँ, मम्मी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो वो मिलता है बीच बीच में। अरे वही तो है यार के, जो ऐसे ताली मार के गया था अभी 1 हफ्ते पहले, वो है के, और आर से मैं कल मिला, ठीक है। तो ये मेरे 2 दोस्त थे और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड। वैसे तो हम लोग फैब 5 थे। फैब 5 में कौन कौन था? अभिषेक था जिसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं तो इसलिए उसका नाम बता देता हूँ, जयशंकर था जिसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ इसलिए उसका भी नाम बता देता हूँ, मैं था, और के और आर, कुणाल और राहुल, चलो बता देते हैं ना, कुणाल, राहुल, मैं, अभिषेक, जयशंकर, हम लोग 5 लोग फैब 5 हमारे ग्रुप का नाम था, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त। पर कुणाल और राहुल गलत संगति में पड़ गए बेटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। गलत संगति का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच वी शुड नॉट कंज्यूम, which will toxic for our health, for our physical body, it will affect our physical body, that thing is produced by the company called ITC, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमको कंज्यूम नहीं करनी थी, फिर मुझे पसंद नहीं आया उनका संगति, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट आया जहां मैं सोचा फ्रेंडशिप खत्म, उसको ही बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। उसी पॉइंट को कहते हैं शट डाउन पॉइंट, जहां आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है वेदर यू शुड कंटिन्यू और स्टॉप इट, वेदर यू शुड कंटिन्यू और स्टॉप, आगे बढ़ना है या रुक जाना है। केशव ज्वाइन किया है क्या क्लास? फटाफट से बताओ, शट डाउन पॉइंट समझ में आया? शट डाउन पॉइंट समझ में आया? एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप बिजनेस में आके सोच रहे हो क्या मैं कंटिन्यू करूं या इसे यही रोकना सही होगा, दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। ओके, अब आपने इमोशनली तो पूरा सोच लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कहां पर ये पॉइंट आना चाहिए, कहां पर ये पॉइंट आपकी लाइफ में आना चाहिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शट डाउन पॉइंट अमाउंट पे निकाल रहे हैं उसको, वो तो पता है ना, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन। अगर अमाउंट पे निकालना है तो पीवी और यूनिट्स पे निकालना है तो कंट्रीब्यूशन, तो कांस्टेंट है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, मेन फंडा ये है। मैंने 2 चीजें लिख के रखी है, देखो, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, और बीच में दिख रहा है और, ओ आर, और
इसका मतलब या तो ये या फिर फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट, दोनों में से कोई एक ही डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा और समटाइम्स वो भी होगा। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहां अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्यों आया, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्यों आया, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या कहा, शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां आपको डिसाइड करना है वेदर यू शुड कंटिन्यू और स्टॉप। ओके, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ऐसे फिक्स कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हो। क्या भैया ऐसे फिक्स कॉस्ट होते हैं? हाँ होते हैं, होते हैं। एग्जाम्पल तो भैया, मान लो आप कोई जगह रेंट पे लेके रखे हो, ठीक है, आपने कोई जगह रेंट पे लेके रखी है। कोविड का टाइम आया था, याद है, आज से कुछ सालों पहले, कोरोना वायरस, कोविड का टाइम आया था आज से कुछ सालों पहले, ठीक है। मान लो आपकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक रेंटेड प्रीमाइसेस पे थी, रेंटेड प्रीमाइसेस पे फैक्ट्री आप ऑपरेट कर रहे थे। अब मान लो उस टाइम पे आपके बिजनेस में एक ऐसा पॉइंट आया जहां यू आर कंसिडरिंग वेदर टू कंटिन्यू और स्टॉप। आप डिसाइड कर रहे हो कि अगर मैं लॉस हो रहा है, मान लो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है आपकी, कोल्ड ड्रिंक कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल आई प्रेफर। कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, कोविड के टाइम पे कोई मूर्ख दिखा था तुमको जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो बैठ के? क्योंकि मेजरली प्रॉब्लम कोविड की कहां से आ रही थी, पहले तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, बिल्कुल गलत। बाहर का खाना पीना बिल्कुल गलत, मौत को न्योता देने के समान था कोविड के टाइम में कोल्ड ड्रिंक पीना। मौत को अपने सर्टिफिकेट दे रहे हो तुम, इन्विटेशन दे रहे हो, आ जाओ मेरे को ले चलो, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे सर्दी बुखार यही चीजें कॉमन थी, और कोल्ड ड्रिंक पीना मतलब सर्दी, ठंड का टाइम, ठीक है, ठंड का टाइम। ओके, तो अब आपका बिजनेस ठप पड़ चुका है, ठप पड़ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है, सेल्स हो नहीं रही, मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या मैं अब बिजनेस को बंद करूं या चलाऊं? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जिस जगह को मैं रेंट पे लेके रखा हूं वो 5000 एकड़ की एक फैक्ट्री है जो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब बताओ क्या बहुत इजीली होगा ओनर के लिए, ओनर ऑफ दैट प्रीमाइसेस, कि वो तुमसे उस प्रीमाइस को लेके किसी और को रेंट पे चढ़ा दे? क्या इजीली मिल जाते हैं क्या लोग जो 5000 एकड़ की बड़ी जमीन पे कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को रेंट पे ले लेते हैं? इजीली रास्ता चलते मिल जाते हैं क्या? सर आपको कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री रेंट पे लेनी है क्या, हमारे पास अवेलेबल है, ले लो। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो ये होती है बेटा ऐसी जगह है जहां का एक तो रेंट बहुत ज्यादा होता है, दूसरा स्पेशलाइज काम हो रहा होता है वहां पर। तो ऐसी जगह को अब आप सोच रहे हो मैं बिजनेस बंद करूं, आप गए ओनर के पास, आपने कहा कि मैं सिर्फ कोविड तक अपनी फैक्ट्री बंद करना चाहता हूं, क्योंकि इन जनरल लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट? इन जनरल तो सब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, कभी कभी थोड़ा बहुत सब पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं, स्प्राइट, कोको कोला, फैंटा और थम्स अप, इन जनरल तो सब पीते हैं, ठीक है। डोमिनोज जाके देख लो सभी पी रहे होंगे, मैकडी जाके देख लो सब कोक पी रहे होंगे, राइट? तो उनका कहना है कि सिर्फ 6 महीने जब तक कोविड है तब तक के सेल्स बंद है, 6 महीने के बाद आई कंटिन्यू, जो कि सही भी है मेरे ख्याल से। 6 महीने जब तक आपका सेल्स का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप अपना फैक्ट्री बंद कर दो, मत करो मैन्युफैक्चरिंग, 6 महीने बाद कंटिन्यू कर लेना। पर ये 6 महीने इतना ज्यादा रेंट कौन देगा? मान लो 5 लाख रेंट है पर मंथ, 5 लाख रेंट है पर मंथ, इतना रेंट कौन देगा? वो गए ओनर के पास, पूछे कि मैं 6 महीने फैक्ट्री बंद करना चाहता हूं, क्या आप रेंट कम करोगे? अदरवाइज नहीं कम करोगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप रेंट कम नहीं करोगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो लॉस है ना। तो अब बताओ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ओनर क्या करेगा? ओनर सोचेगा कि अगर ये छोड़ के भी चला गया, मैं कहां ढूंढूंगा नया किराएदार जो 5000 एकड़ जमीन रेंट में ले, कहां ढूंढूंगा? तो इससे अच्छा चलो ठीक है, और कोविड के टाइम में तो और कोई नहीं लेगा, कोविड के टाइम में तो और कोई लेगा ही नहीं, सबके पास कैश क्रंच है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है 5 लाख का रेंट है, 2 लाख मत देना, 6 महीने से 3 लाख रेंट लूंगा। 6 महीने के लिए मैंने रेंट पे डिस्काउंट दे दिया कि 2 लाख रुपए मत देना, 3 लाख ही दे देना 6 महीने तक, जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो इसको बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो आपने कुछ करके अवॉइड कर दिया। ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसा मल्टीपल एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसा फिक्स कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हो, राइट?
तो आप करोगे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ही क्यों लिए? क्योंकि फटाफट से बताओ, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो अब बताओ, शट डाउन पॉइंट आप निकाल रहे हो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। सारे बच्चे बताओ, जो फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो गई वो मेरा फायदा है ना? बोलो हाँ। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो मुझे नहीं देनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए, मेरे केस में 2 लाख रुपए, ये मेरा फायदा हो गया, ये मेरा फायदा हो गया। और वैसे भी मैं शटडाउन पॉइंट पे खड़ा हूं, मतलब मैं लॉस कर रहा हूं पक्का। शटडाउन पॉइंट पे खड़ा हूं मतलब मेरा बिजनेस लॉस पे चल रहा है, मेरा बिजनेस लॉस पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं शटडाउन पॉइंट पे खड़ा हूं मतलब मैं अपने बिजनेस की कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बिजनेस अभी लॉस पे चल रहा है, इसलिए तो शटडाउन पॉइंट है, अदरवाइज शटडाउन पॉइंट थोड़ी कहलाएगा, ठीक है। तो मैं अब डिसाइड करूंगा कि जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए कितनी सेल्स लगनी चाहिए। तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकली, 2 लाख रुपए मान लो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो 20% है, तो 10 लाख की सेल्स लगेगी फॉर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, फॉर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10 लाख की सेल्स मैं इतनी मेहनत करूंगा, सुनो सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा लास्ट में। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो लास्ट में आपको फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं कि मैं इतनी मेहनत करके जो 10 लाख की सेल्स करूंगा वो तो मेरे को ऐसे ही डिस्काउंट मिल गया फिक्स कॉस्ट में। 2 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए 10 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी। 2 लाख की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए जो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट का मेरे को डिस्काउंट मिला है उसकी बात कर रहा हूं। 2 लाख की फिक्स कॉस्ट का मेरे को डिस्काउंट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 2 लाख की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे को 10 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी, 10 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी। तो अब बताओ, वेरी सिंपल, अगर मैं 10 लाख से ऊपर सेल्स कर रहा हूं, एनीथिंग मोर देन 10 लाख, एनीथिंग, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 30 लाख, एनीथिंग मोर देन 10 लाख, इसका मतलब मैं ये फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं? बोलो हाँ, बोलो यस। अगर मैं 10 लाख या उससे ज्यादा सेल्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं स्क्रिबल में समझाता हूं ना, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, मैंने कहा कि 2 लाख की फिक्स कॉस्ट मैं अवॉइड कर सकता हूं, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट मैं अवॉइड कर सकता हूं, चलो ठीक है वो तो हम समझ गए। ये बताओ कि 2 लाख की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितने की सेल्स करनी चाहिए? तो आपने कहा ठीक है पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, मैंने पीवी रेशियो एग्जांपल लिया 20%, ठीक है भैया पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। तो पहले ये बताओ, शटडाउन पॉइंट की बात बाद में करेंगे, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं कि 2 लाख की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 10 लाख की सेल्स करनी पड़ती है? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मेरा बेसिक एग्जांपल समझो, मेरा पीवी रेशियो 20% है, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, मान लो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे 10 लाख की सेल्स करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब बताओ, अगर मैं एनीथिंग मोर देन 10 लाख सेल कर रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा, और अगर मैं एनीथिंग लेस देन 10 लाख कर रहा हूं मैं अपने बिजनेस को क्लोज कर दूंगा, कंटिन्यू करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब ये नहीं समझ में आपको आया होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है तो मैं इसका रीजन बता देता हूं। अब बताओ, अब एकदम ध्यान से सोचना, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारा ही बिजनेस है बेटा, तुम्हारे ही बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। अब तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग 10 लाख या उससे ज्यादा कमा रहे हो तो तुम ये 2 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो, है ना? तो अब अवॉइडेबल वाली फिक्स कॉस्ट आप रिकवर कर पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, क्यों? क्योंकि आप कुछ तो ज्यादा ही कमा रहे हो, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट सिर्फ 2 लाख की है, उससे तो आप ज्यादा ही कमा रहे हो, या उतना भी कमा रहे हो, चलो उससे ज्यादा कमा लोगे आने वाले समय। पर अब खुद सोचो, खुद सोचो, ये वाला पॉइंट ज्यादा क्रिटिकल है सोचना। खुद सोचो, इतना मेहनत कर रहे हो और 10 लाख भी नहीं कमा पा रहे हो, 10 लाख की सेल्स भी नहीं कर पा रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो और 10 लाख की सेल्स भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट जो बैठे बैठे अवॉइड हो सकता है, 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट जो बैठे बैठे अवॉइड हो सकता है। ओनर के पास गया,
कि मैं अपनी फैक्ट्री 6 महीने के लिए बंद कर रहा हूं, 5 लाख नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 3 लाख दे पाऊंगा। ओनर ने बोला ओके, बैठे बैठे 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो सकता है। बैठे बैठे 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो सकता है। तो इतना मेहनत करके 10 लाख की भी सेल्स नहीं कर पा रहा हूं, तो बताओ क्या प्रीफर करोगे? क्या प्रीफर करोगे? मेहनत करके 10 लाख की भी सेल्स नहीं अचीव कर पा रहे हो, ये करोगे या बैठे बैठे 2 लाख रुपए अवॉइड करना प्रीफर करोगे? बताओ क्या प्रीफर करोगे? क्या प्रीफर करोगे बताओ? इतनी मेहनत करके 10 लाख की भी सेल्स नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इतनी मेहनत करके बिजनेस को चला के भी 2 लाख रिकवर नहीं कर पा रहे हो। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके अपना बिजनेस चला रहे हो, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, और ये 2 लाख की फिक्स कॉस्ट जो वैसे तो बैठे बैठे अवॉइड हो सकती है, वैसे तो बैठे बैठे अवॉइड हो सकती है, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, जो हो भी नहीं पा रहा है आपसे, जो आपसे हो भी नहीं पा रहा है। देखो अगर हो जाएगा तो कंटिन्यू करो। देख लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर रिकवर हो जाएगा, अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की सेल्स कर लेते हो और रिकवर कर लेते हो इस 2 लाख की फिक्स कॉस्ट को, तब तो अपना बिजनेस चलाओ। और अगर इतना मेहनत करके भी 2 लाख की जो फिक्स कॉस्ट बैठे बैठे अवॉइड कर सकते हो, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, 2 लाख रुपए नहीं रिकवर कर पा रहे हो, जो खुद बोल रहा है मैं अवॉइड होने के लिए रेडी हूं। 2 लाख रुपए क्या बोल रहा है? मैं हूं 2 लाख रुपए, मैं खुद ही अपनी इच्छा से अवॉइड होने के लिए रेडी हूं। वो खुद बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है। पर फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि याद रखना, अगर आप अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करोगे तो वो ओनर रेंट माफ नहीं करेगा। वो इसी कंडीशन में रेंट माफ करेगा कि फैक्ट्री बंद कर रहे हो। फैक्ट्री बंद करोगे तो 2 लाख रुपए माफ कर दूंगा, फैक्ट्री बंद करोगे तो 2 लाख रुपए माफ कर दूंगा, फैक्ट्री बंद करोगे तो 2 लाख रुपए माफ कर दूंगा। और अगर फैक्ट्री चलाओगे तो 2 लाख रुपए माफ नहीं करूंगा, 5 लाख ही देना पड़ेगा। तो आप बता दो क्या, कौन सा ऑप्शन प्रीफर करोगे? तो अब समझ में आया कि अगर आपकी जो शट डाउन पॉइंट होती है वहां पर जो सेल्स होनी चाहिए, आप वो सेल्स या उससे ज्यादा सेल्स कर रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू, बट अगर उससे आप कम सेल्स कर रहे हो यू शुड स्टॉप। सिंपल, यही कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन है कि आप शट डाउन पॉइंट पे हो। अगर आप शट डाउन पॉइंट से ज्यादा सेल्स कर रहे हो, continue your business because you are able to recover the avoidable fixed cost. But if you are doing something less than shutdown point, then don't continue because बैठे बैठे भी आप उस फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? समझ में आया? और जिसको नहीं समझ में आया रट्टा मार लो, और क्या बोलूं। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, शट डाउन पॉइंट है, इससे ज्यादा सेल्स हुई कंटिन्यू, इससे कम सेल्स हुई स्टॉप। बस इतना ही कंक्लूजन है। ये देखो, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट OR, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई हो, तो फिक्स कॉस्ट में से शटडाउन कॉस्ट आपको हटा देना है। शटडाउन कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जब शट डाउन करोगे बिजनेस को तभी लगेगी, तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसको आप हटा दोगे वहां से। ओके, और ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो, अगर एक्चुअल सेल्स शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है तो आप बिजनेस कंटिन्यू करो, यानी आपकी सेल्स अगर 10 लाख या उससे ज्यादा है तो आप कंटिन्यू करो, क्योंकि यू आर एबल टू रिकवर योर फिक्स कॉस्ट। बट अगर आपकी सेल्स शटडाउन पॉइंट से कम है तो आप अपना बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि आप अपनी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो बैठे बैठे अवॉइड हो सकता है उसको तक रिकवर नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी ऐसी फिक्स कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहे हो जो बैठे बैठे रिकवर हो सकती थी, बैठे बैठे रिकवर हो, बैठे बैठे अवॉइड हो सकती थी। ऐसे फिक्स कॉस्ट को भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप अपना बिजनेस बंद ही कर दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इन डिफरेंस पॉइंट में बाद में बताता हूं। ओके डन, चलो फटाफट से बताओ शट डाउन पॉइंट समझ में आया? एक बार अपने मन में सोच के देखो कि शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या है, और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना। थोड़ा टेक्निकल है शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट अ लिटिल बिट टेक्निकल, टू थिंक अबाउट इट। सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोग 2 मिनट सोचो, मेरे को भी 2 मिनट दो। आई एम ड्राफ्टिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू।
ओके, देखो इधर देखो, मेरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट है, मेरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट है 7 लाख की। ठीक है, मेरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट है 7 लाख की। अब मैं बिजनेस में कंटिन्यूस लॉसेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू रिकवर माई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूँ या अभी के लिए थोड़े पीरियड के लिए शट डाउन कर दूँ, थोड़े टेम्पररी पीरियड के लिए शट डाउन कर दूँ। तो अब मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? पहले हम एक पीवी रेशियो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 20%, जो हमारा हम हर एग्जाम्पल पे यही लेते हैं, 20% पीवी रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बिजनेस अपना बंद कर दूं तो मैं मैनेज कर लूंगा। तुम लोग को पता है ना, फिक्स कॉस्ट कम नहीं होती। बिजनेस चलाओ, रोको, बंद करो। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये मेरा रेंटेड प्रीमाइसेस है जहां मैं क्लास लेता हूँ। अगर मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाऊं तो क्या ओनर मेरा रेंट माफ कर देगा 1 हफ्ते का? बताओ, तुम लोग बताओ। अगर मैं अभी 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाऊं तो क्या ओनर 1 हफ्ते का रेंट नहीं लेगा क्या मेरे से? नहीं लेगा, लेगा। तो फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, राइट? इन जनरल हम लोग देखते हैं लाइफ में फिक्स कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। सारे बच्चे बताएंगे अगर मैं अभी 6 महीने की छुट्टी पे चले जाऊं तो मेरा लैपटॉप डेप्रीशिएट होना बंद हो जाएगा क्या? अगर मैं अभी 6 महीने की छुट्टी पे चले जाऊं तो मेरा लैपटॉप डेप्रीशिएट होना बंद हो जाएगा अपने आप? नहीं होगा भैया, डेप्रीशिएट होगा। तो फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। बट अगेन, अगेन अगर कोविड जैसी सिचुएशन, सुपर नेचुरल सिचुएशन हो तो मकान मालिक के पैर हाथ जोड़ के मैं अपना रेंट कम जरूर करवा सकता हूँ कुछ महीने के लिए। बोलो हाँ। तो कोविड जैसी सुपर नेचुरल सिचुएशंस के केस में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इट मे बी पॉसिबल that there are some fixed costs which can be avoided for temporary period of time. क्या बोल रहा हूं? It may be possible that there are some fixed costs which may be avoided for a shorter period of time, for a temporary period of time. 2 4 6 महीने के लिए हम अपनी फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, पहले ये मैं निकाल लेता, पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर मैं अभी अपना बिजनेस बंद कर दूं तो मैं कहीं से मैनेज करके अपनी कितनी फिक्स कॉस्ट अवॉइड करवा सकता हूं। फिक्स कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड, फिक्स कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड। तो मैं अपनी कितनी फिक्स कॉस्ट अवॉइड करवा सकता हूं थोड़ा बहुत मैनेज वैनेज करके। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी लेट से 3 लाख की फिक्स कॉस्ट अवॉइड करवा सकता हूं। मैंने कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट किया रेंट वेंट का, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और वो शटडाउन पॉइंट भी टेम्पररी ही होता है, थोड़े टाइम के लिए बिजनेस बंद होता है फिर चालू कर लेते हैं जब मार्केट वापस रिवाइव हो जाता है। ओके, तो मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज शटडाउन पॉइंट। तो बच्चे फॉर्मूला रट्टा मार के अगर बैठे हैं तो वो बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, वो ये कहेंगे, जो कि सही भी है। ठीक है, तो 3 लाख का डिवाइडेड बाय 20%, ये आ रहा है 15 लाख, ये आ रहा है 15 लाख। ओके, तो दिस इज शट डाउन पॉइंट। अच्छा, इंप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, दो ऑप्शन मेरे पास। अब सारे बच्चे बताओ दोनों ऑप्शन में कितना पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट है जो पक्का लगेगा, चाहे बंद कर दूं चाहे चलाते रहो। फटाफट से बताओ। एक कॉमन पोर्शन है, कोई भी ऑप्शन हो, चाहे मैं कंटिन्यू करूं चाहे मैं बंद कर दूं, फिक्स कॉस्ट का एक कॉमन पोर्शन है, दोनों सिचुएशन में लगना ही है, दोनों सिचुएशन में लगना ही है। बताओ कॉमन पोर्शन कितना है? वेरी गुड, 4 लाख। 4 लाख तो दोनों में लगेगा, 4 लाख तो दोनों में लगेगा। ये तो एक कॉमन पोर्शन है, चाहे मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं चाहे मैं बिजनेस बंद कर दूं, दोनों सिचुएशन में 4 लाख तो लगेगा ही। ठीक है, ओके, ओके। अब ये जो 3 लाख है, ये जो 3 लाख है वो तभी अवॉइड होगा जब बिजनेस बंद होगा, यानी कि जब बिजनेस कंटिन्यू होगा तब तो ये 3 लाख भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो आपको 7 लाख ही देना पड़ेगा, पर अगर आप बिजनेस बंद करते हो तो 3 लाख रुपए आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, सेटलमेंट वगैरह करके।
कंटिन्यू, शट डाउन। ओके, इस तरीके से ध्यान से सुनना ना, एकदम समझ में आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां तक का मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूँ 4 लाख प्लस 3 लाख पूरा 7 लाख का फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। पर अगर मैं बिजनेस अभी शट डाउन कर दूं तो सिर्फ 4 लाख का ही खर्चा लगेगा। अब मुझे मेरे को लेना है एक इन्फॉर्म डिसीजन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। शट डाउन पॉइंट है 15 लाख। ओके, और ये 15 लाख क्या है? 3 लाख के फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लूं उतनी सेल्स है ये। एम आई राइट? कि मैं 3 लाख जितनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊं उतनी सेल्स है ये। यानी 15 लाख की सेल्स अगर मैं कर रहा हूं तो मैं 3 लाख के फिक्स कॉस्ट को आराम से एब्जॉर्ब कर लूंगा। 15 लाख की सेल्स पे मैं 3 लाख की फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता हूं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब बताओ 4 लाख यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, तो क्या ये रेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। 4 लाख तो यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, तो क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है? क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट है बच्चों? बताओ। नो। तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे करके कट और कट कर दूं तो तुम शायद बुरा नहीं मानोगे, तुम शायद बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि तुम बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दोनों में 4 लाख तो लग ही रहा है, तो इट्स इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। झक मार के बिजनेस चलाऊं या घर में बैठ के रिलैक्स करके शट डाउन कर दूं, दोनों सिचुएशन में 4 लाख तो देना ही पड़ेगा, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अब बताओ रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? यहां पर 3 लाख। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। अरे सुमन आई है, बताओ। आज बेटा तुम चेक कर लो, बाहर सूरज नहीं निकला होगा। सुमन क्लास में है, जाओ तुम देख लो, बाहर बादल छाए होंगे। सुमन आई है, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। 3 लाख। तो अब बताओ, मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो 3 लाख है जो रेलेवेंट है, अगर तुमको उसको एब्जॉर्ब करना है, रिकवर करना है, तो तुमको 15 लाख की सेल्स करनी है। सारे बच्चे बताओ, 15 लाख या उससे ज्यादा की सेल्स करोगे तो मतलब 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा ही कमाओगे, राइट? 3 लाख से ज्यादा ही कमाओगे, है ना? 15 लाख या उससे ज्यादा की सेल्स करोगे तो 3 लाख की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और कुछ उससे ज्यादा ही कमा लोगे, उससे तो कुछ ज्यादा ही कमा लोगे। 3 लाख की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लोगे, उससे ज्यादा भी कमा लोगे। और अगर 15 लाख की सेल्स तुम नहीं कर पाए तो ये 3 लाख भी तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, मतलब 3 लाख तुम नहीं फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाओगे, फिक्स कॉस्ट 3 लाख की तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या करोगे बताओ, तो तुम मेरे को यही बोलोगे ना कि भैया अब तो सिंपल है, अगर 15 लाख से कम की सेल्स होगी तो मैं शट डाउन कर दूंगा, तो मैं शट डाउन कर दूंगा ताकि ये 3 लाख अवॉइड हो जाए और मैं घर में बैठ जाऊं। हाँ, पर अगर 15 लाख या उससे ज्यादा की सेल्स हो रही होगी तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू, क्योंकि अगर मैं 15 लाख की सेल्स कर पा रहा हूं तो मैं ये 3 लाख रिकवर कर लूंगा और उससे ज्यादा कमा लूंगा तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझ में आया शट डाउन पॉइंट का गेम। अब समझ में आया कि क्यों अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आप इतनी सेल्स कर पा रहे हो तो आप 3 लाख रिकवर कर लोगे। सुन रहे हो? अगर आप सुनो, अगर आप ग्रेटर देन 15 लाख की सेल्स कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप ग्रेटर देन 3 लाख अर्न कर रहे हो। बोलो हाँ, जिससे आपका फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा और उससे कुछ ज्यादा ही कमा लोगे, उससे तो कुछ ज्यादा ही कमा लोगे। ठीक है, पर अगर आप लेस देन 15 लाख सेल्स करोगे, मतलब आप लेस देन 3 लाख अर्न कर रहे हो, तो ये तो लॉस का सौदा हुआ ना। आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस बंद करने का समय आ चुका है। यस और नो? आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी अगर नहीं रिकवर कर पा रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम टू शट डाउन योर बिजनेस। ओके, तो इसीलिए अगर आप 15 लाख जो कि शट डाउन पॉइंट है उससे ज्यादा सेल्स करते हो तो आप कंटिन्यू करते हो, क्योंकि यू आर एबल टू रिकवर दिस 3 लाख। और अगर आप 15 लाख से कम सेल्स कर रहे हो, मतलब आप ये 3 लाख भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर ना बंद करके घर में बैठ जाओ, कम से कम 3 लाख तो बच जाएगा। ये 3 लाख आपको तभी देना है जब आप बिजनेस चला रहे हो, तो उससे अच्छा बंद करके घर में बैठ जाओ। अगर 15 लाख से कम सेल्स हो रही है, अगर 15 लाख से कम सेल्स हो रही है
तो क्या बेटर है, बिजनेस कंटिन्यू करके लॉस कराना या बिजनेस बंद करके घर में बैठना, बताओ। बिजनेस बंद करके घर में बैठोगे तो कम से कम जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, और 4 लाख तो दोनों में ही लगना है, तो वो तो इररेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इम्प्लीकेशन ऑफ शट डाउन पॉइंट। आई होप यू गेट द पॉइंट। बताओ कोई डाउट है कि समझ में आ गया? फिर तो इतना डिटेल में इसलिए समझाया, रियल लाइफ में तुमको बहुत काम करना है इसमें। यू विल अप्रिशिएट कि हार्दिक भैया इतना डिटेल में सिखाए थे हमको। सीएमएस से यही एक्सपेक्टेशन होगी भाई कि तुम सही सही डिसीजन मेकिंग करके बताओ। ठीक है, ओके डन। हाँ, डन डन डन। इंडिफरेंस पॉइंट आई पुट इट ऑन होल्ड। ठीक है, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक क्वेश्चन है, जहां पर क्या है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट ले लेनी है। जैसे मान लो दो प्रोडक्ट है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों आप बेचते हो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और ऑब्वियसली दो अलग अलग प्रोडक्ट है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन वगैरह अलग आएगा, है ना। तो दोनों प्रोडक्ट आप बेचते हो, आपके फर्म में एज अ होल एक फिक्स कॉस्ट इनकर होती है। प्रोडक्ट दो बनाते हो, दो प्रोडक्ट बनाते हो, फैक्ट्री एक ही है लेकिन, तो एक ही फैक्ट्री का रेंट, एक ही मशीन में बनाते हो तो उसका डेप्रीसिएशन, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास टोटल है, टोटल है, पर दोनों प्रोडक्ट का पीवी वगैरह अलग है। ठीक है, पीवी रेशियो अलग है, तो उस सिचुएशन में कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको दोनों प्रोडक्ट ले लेना है, दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेना है, वेटेड एवरेज निकाल देना है। अब वेटेड एवरेज में तो तुम गॉड लेवल अचीव कर चुके हो, WACC, है ना। भैया हम FM नहीं पढ़ रहे हैं, MA के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओके, वेट्स ले लेने आपको, आपको आता है वेटेड एवरेज मीन निकालना, मजाक मत करो मेरे साथ। ठीक है, वेट्स ले लेने और प्रोडक्ट से निकाल लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं आता, अब बोलो, आप सिखाओ, पैसा दिया हूं ना मैं, आप सिखाओ, मेरे को नहीं आता। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें सिखा दूंगा कि वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस मैंने बता दिया कि वेटेड एवरेज निकालते हैं। की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और CVP एनालिसिस फिर आप अभी हम कंटिन्यू करेंगे। चलो क्वेश्चंस कराने मेरे को, इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बस हमारा एक अभी इस पे होल्ड पे है, और एक थर्ड वाला क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आज। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक कंपनी जो है वो एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट बना सकती है XYZ एक साल में। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब साल के शुरुआत में आप एक बार डिसाइड कर लो, उसके बाद यू आर नॉट सपोज टू चेंज। एक बार आप डिसाइड कर लो, देन यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन। ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मार्केट में कितनी डिमांड है वो गिवन है, और प्रोडक्ट में आप कितनी कैपेसिटी है वो गिवन है। मतलब मार्केट डिमांड तो गिवन है, पर आप कितना बना सकते हो वो भी गिवन है, और एक फिक्स कॉस्ट गिवन है लास्ट में 30,000 की, आपको तीनों केस में लगनी है। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ। आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना है तीनों प्रोडक्ट का, और डेफिनेटली इसी के बेसिस पे आप बता पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाओ कौन सा नहीं बनाओ। तो आई थिंक आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, करो एक बार ट्राई।
बताओ भाई क्या कंक्लूड किए, बताओ बताओ। सुमन, अनिका, रवीना, सिद्धि, निमिषा, उन्नति, राजलक्ष्मी, रिद्धि, बताओ क्या कंक्लूड किए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या निकला। आप सीएमए हो, मैं एक कंपनी हूं, मैंने आपको अपने 3 प्रोडक्ट बताए XYZ, तीनों में से कोई एक ही बना सकता हूं, तो आप मुझे क्या रेकमेंड करोगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं मैं। एक मिनट, चैट बॉक्स अटक गया क्या, ये क्या बात हुई, क्या चैट बॉक्स अटक गया है बच्चों, फटाफट से बताओ। और नहीं अटका है तो आंसर बताओ। ए, ए नहीं है एक्स, अनिका, ए नहीं है, एक्स है वो, XYZ। प्रोडक्ट एक्स, रिद्धि बोल रही प्रोडक्ट जेड। चलो अब मैं देखता हूं, सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट करने से बच्चों कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्या मुझे, फटाफट से बताओ। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, हाँ जी, ये हो गया 4, 9 10 11 12 3 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4 3 और 5। अब बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शुड बी द डिजाइन योर डिसीजन मेकिंग फैक्टर, और टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी योर डिसीजन मेकिंग फैक्टर, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि इतनी इतनी मार्केट डिमांड है प्रोडक्ट की और आप इतनी बना सकते हो। तो सारे बच्चे बताओ, मैं मेरी एक्स की मार्केट डिमांड जो है वो 3000 की है, पर व्हाट आई कैन मैन्युफैक्चर इज 2000, व्हाट आई एम एबल टू मैन्युफैक्चर इज 2000। तो एक्स प्रोडक्ट को मैं 3000 मार्केट डिमांड है पर 2000 ही बना सकता हूं मैक्सिमम। तो ये 3000 रेलिवेंट नहीं है, मैं 2000 ही बना पाऊंगा, अगर बनाया तो, अगर बनाया तो सिर्फ 2000 बनाऊंगा। वाई के केस में आओ, वाई के केस में अगर मैं मैन्युफैक्चर करना चाहूं तो मैं 3000 बना सकता हूं, पर मार्केट डिमांड तो 2000 की है, तो बताओ कितना बनाओ, बताओ 3000 बना लूं, 3000 बना सकता हूं, 3000 यूनिट बना सकता हूं, पर मार्केट डिमांड 2000 यूनिट की, कितने बनाओ बताओ, वाई के, वाई के कितने यूनिट्स बनाओ, 2000। भैया 1000 बना के ओवर स्टॉकिंग क्यों कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा आपका, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। अगेन जेड की मार्केट डिमांड 1000 है और मैं सिर्फ 900 ही बना सकता हूं अगर मैं बनाना चाहूं तो, मार्केट डिमांड कितनी है 1000, पर व्हाट आई कैन मैन्युफैक्चर इज 900। बताओ कितने बनाऊं, कितने बनाऊं बताओ, कितने बनाओ भैया, ये क्या बात हुई, 900 ही बना सकते हो आप, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बोला वेरी गुड, यस। तो अब बताओ अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट एक्स बनाऊं, क्वेश्चन समझ में आया ना, तीनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो, तीनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट एक्स बनाऊं, कितने बनाऊंगा 2000, 4 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो कितना कमा लूंगा, 4 2 8, 8000 कमा लूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट वाई बना तो 2000 बना सकता हूं, 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट, 3 2 6, 6000 कमा लूंगा। और अगर सिर्फ प्रोडक्ट जेड बनाऊं तो 900 बना सकता हूं, 5 रुपए कंट्रीब्यूशन है, 9 5 जा 45, 4500 कमाऊंगा। अब फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे क्या बनाऊं, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, एक्स वाई और जेड। वेरी गुड, सिर्फ एक्स प्रोडक्ट बनाया जाए, सिर्फ एक्स प्रोडक्ट बनाया जाए, ओके यस। वैसे शटडाउन पॉइंट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो शटडाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर वेयर द कंपनी इज एबल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो जब कंपनी अपनी सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही कवर कर पाती है उसको बोलते हैं शटडाउन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है। तो अब जब एक पॉइंट आएगा जब आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पाओगे, देन इट्स अ टाइम टू क्लोज डाउन द बिजनेस। तो
अगर 1 रुपए भी ज्यादा लॉस हो गया शटडाउन पॉइंट के बाद, 1 रुपए का भी ज्यादा लॉस हो गया, तो अब आपको अपना बिजनेस बंद करना है। तो लेमैन की भाषा में शटडाउन पॉइंट का मतलब द पॉइंट वेयर द कंपनी इज ओनली एबल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, और दैट मीन्स दैट इज द कंपनी इज नॉट एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपनी अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है, और वी कैन से कंपनी अपना सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रही है। बात तो वही है। चलो, तो हमने डिसाइड किया हम तो प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे, ठीक है, वाई नहीं बनाएंगे, जेड नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। सारे बच्चे बताओ, अगर मैं एक्स बनाऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? इफ आई डिसाइडेड, तीनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा तो तीनों का बताना पड़ेगा। इफ आई डिसाइडेड कि मैं एक्स प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो बोलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन। तो बताओ एक्स बनाने के चक्कर में कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो मैंने फॉरगो कर दिया, जो मैंने फॉरगो कर दिया, बताओ। अगर एक्स नहीं बनाता तो क्या बनाता, और वो बनाता तो कितना कमाता, बताओ। तुमको आंसर क्या देना है? अगर एक्स नहीं बनाता तो क्या बनाता, और अगर वो बनाता तो कितना कमाता। तो बच्चे बोल रहे हैं अगर आप एक्स नहीं बनाते तो वाई बनाते, और वाई बनाता तो कितना कमाता, 6000। ये हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग माई एक्स, ठीक है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के केस में व्हाट इज गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर वाई सिलेक्ट किए हो तो कौन सा प्रोडक्ट है, अगर वाई नहीं बनाते तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते, और वो उस प्रोडक्ट बनाते तो कितना कमाते, बताओ। अगर वाई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, और वो प्रोडक्ट बनाते तो कितना कमाते? गलत, बिल्कुल गलत जवाब। मेरे को बताओ, एक्स वाई जेड में से अगर मैं वाई चूज कर रहा हूं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्स है बच्चों, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्स है। अगर वाई नहीं बनाता तो एक्स बनाता और 8000 कमाता। तुम लोग बताओ, अगर तुम वाई प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं कहता हूँ वाई की मैन्युफैक्चरिंग बंद, वाई इलीगल हो गया, वाई इलीगल हो गया, वाई की मैन्युफैक्चरिंग बंद, तो बताओ एक्स बनाओगे कि जेड बनाओगे? तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या बनाते? तुम्हारी फैक्ट्री है, मैंने कहा एक्स का प्रोडक्शन बंद, एक्स सॉरी वाई का प्रोडक्शन बंद, वाई आज से इलीगल हो गया, तो अब बताओ एक्स बनाओगे कि जेड बनाओगे? एक्स बनाओगे। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 8000, और अगेन तुम लोग को पता है जेड का भी फिर 8000 ही होगा, कि जेड बना रहे हो, पर अगर जेड नहीं बनाते तो क्या बनाते? एक्स ही बनाते। अगर जेड नहीं बनाते तो क्या बनाते? एक्स। योगेश इज बैक, ओके। अगर जेड नहीं बनाते तो एक्स बनाते, राइट। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फटाफट से इसको कॉपी में नोट करो।
रिद्धि ने पूछा फिक्स कॉस्ट का कोई रोली नहीं है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को कुछ मानता है क्या? बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को कुछ मानता है क्या? समझ गए रिद्धि? मिल गया होगा आंसर। डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट। ओके यस, चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। छोटू सा प्यारू सा क्वेश्चन है, देखो। कंपनी के पास पीवी रेशियो है बेटा 40% का। कंप्यूट करो कितने परसेंट से मस्ट सेल्स भी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अब पहले ये बता दो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले मेरे को यही बता दो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताओ। ओके भैया, हम अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके चलो, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो सॉल्यूशन नंबर 3, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ओके भैया, कंपनी का पीवी रेशियो 40% है। ओके, पीवी रेशियो 40% है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा और इन दोनों का टोटल 100% होता है? फटाफट से बताओ। अगर पीवी रेशियो 40 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा? बताओ। यस, हाँ जी भैया। ओके, बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट। ओके, मतलब आंसर परसेंट पे निकालना है, ठीक है। मस्ट सेल्स बी इंक्रीज, सेल्स को बढ़ाएं। अच्छा, कितने परसेंट से सेल्स को बढ़ाएं टू ऑफसेट, ताकि हम सेट ऑफ कर सकें क्या? 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे 20% रिडक्शन, यानी समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? हम सेलिंग प्राइस को 20% रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्स पे कितनी इंक्रीज करें, सेल्स कितना इंक्रीज करें ताकि जो प्रॉफिट है वो हम सेम ही कमाएं, यानी कंट्रीब्यूशन सेम ही कमाएं। हाँ, पीवी सेम रहना चाहिए, यस एब्सोल्युटली, वही बात है कि सेम प्रॉफिट कमाएं, सेम पीवी कमाएं। तो कितना सेल्स बढ़ा दे जिससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो 20% कम कर रहे हैं उसको सेट ऑफ कर सके। आया समझ में क्वेश्चन? कि मेरा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 20% से कम हो रहा है, तो सेल्स की क्वांटिटी कितनी बढ़ाई जाए जिससे ये आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दे। जो लॉस हो रहा है, इसके कारण लॉस हो रहा है ना, तो सेल्स क्वांटिटी बढ़ाओ, कवर कर लेगा, वो कवर कर लेगा, है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है तो इसलिए वो कवर कर लेता है। ये समझ में आया सबको? पीवी रेशियो 40% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है। सेलिंग प्राइस 20% से कम होगा तो कितनी क्वांटिटी बढ़ाएं? सुनो, कितनी क्वांटिटी बढ़ाएं कि ये आपस में ऑफसेट हो जाए, ये आपस में सेट ऑफ हो जाए, राइट? बोलो हाँ। कितनी क्वांटिटी बढ़ाएं? सेलिंग प्राइस 20% से कम होगा तो कितनी क्वांटिटी बढ़ा दें जिससे आपस में क्या हो जाए? सेट ऑफ हो जाए। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 100, क्योंकि आंसर परसेंटेज में निकालना है, आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में 100 ले रहा हूं, ठीक है। अब इसका 20% रिडक्शन होगा, 20% रिडक्शन होगा, तो डेट इज गोइंग टू बी 20। तो मेरा नया सेलिंग प्राइस आ गया 80। अब सुनो ध्यान से, ये नया सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब जो पहले वेरिएबल कॉस्ट था, पहले वेरिएबल कॉस्ट, पहले पीवी रेशियो कितना था? 40, इसका मतलब पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 60, और मैंने पहले वाली सेलिंग प्राइस क्या ली है? 100, तो 100 का 60%, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं चेंज होगा ना। सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे करने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बताओ बताओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सेलिंग प्राइस चेंज करने से वेरिएबल कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। कि पुराना पीवी रेशियो कितना है? 40%,
यानी पुराना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है 60%, और मैंने पुराना सेलिंग प्राइस, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है और ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मैंने ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना लिया है 100, तो मुझे 100 का 60% वेरिएबल कॉस्ट लेना है, दैट इज 60। बोलो हाँ। वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप प्राइस ऊपर नीचे करते रहो, सेलिंग प्राइस आप 80 में बेचो, 100 में बेचो, 150 में बेचो, 200 में बेचो, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना। वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट चेंज, नॉट चेंजिंग अंटिल क्वेश्चन इज गोइंग टू टेल। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं? बता दो बच्चों, कि मैं फिर से बोलूं एक बार। समझ में आया कि मैं फिर से बोलूं? पूरा परसेंटेज गेम है ना इस क्वेश्चन। बोलो आया? यस। तो अब कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है भैया? कंट्रीब्यूशन 20 का आ गया, 20 का। तो मैं कह रहा हूं रिवाइज्ड पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? 20/80 इंटू 100, तो ये आ रहा है 25%। बताओ यहां तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज 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 प्लीज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, जेन्युइन बता रहा हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, ट्रिकी है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। पुराना पीवी रेशियो था 40%, पुराना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हुआ 60%, पुराना सेलिंग प्राइस मैंने एज्यूम किया 100, तो उसका 60% हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब नया सेलिंग प्राइस क्या है? 20% कम है पुराने के कंपैरिजन में। बोलो हाँ। नया सेलिंग प्राइस पुराने सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में 20% कम है। 20% क्या है? कम है, तो वो 80 है। वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगा 60, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20, रिवाइज पीवी 25%। बोलो यहां तक सबको क्लियर है क्या? बताओ एक बार। एक और एग्जांपल से बताओ, एक और एग्जांपल से बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल से बताता हूं, रुको। चलो एक और एग्जांपल से बताता हूं। हाँ, फॉर मोर क्लैरिटी लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। लेट्स से माय सेल्स, लेट्स से माय सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज। 200 भी नहीं, कोई अनस्पेसिफाइड नंबर लेते हैं, 180 रुपीज सेलिंग प्राइस है मेरी, ठीक है। मेरा पीवी रेशियो है 40% का। देयर इज अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, 20%, बाय 20%। व्हाट शुड बी increase in sales quantity to set off this price reduction? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारा सेलिंग प्राइस 180 का है, पीवी रेशियो 40% है, हम ना सेलिंग प्राइस को 20% रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स क्वांटिटी में कितना इंक्रीज होना चाहिए ताकि हम इस 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस को सेट ऑफ कर सकें? तो मैं सॉल्यूशन बनाता हूं यहां पर। पहले देखो ओल्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। चलो ओल्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ओल्ड इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से बात करूं तो सेलिंग प्राइस है बेटा 180 का, लेस वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं पता, पर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे पीवी रेशियो पता है 40% का है, 40% का है। तो 180 इंटू 40%, ये आ गया 72, ये आ गया 72, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 108। अब हम न्यू इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। न्यू इनकम स्टेटमेंट, तो अब यहां पर मुझे सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस करना है। नया सेलिंग प्राइस 20% से रिड्यूस होगा, तो 180 माइनस 20%, 144, लेस
वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट में क्वेश्चन ने कोई चेंजेस बोले नहीं है, तो 108 माइनस कर दो, 36 आ गया कंट्रीब्यूशन, 36 आ गया कंट्रीब्यूशन। तो न्यू पीवी रेशियो आ जाएगा 36/144 इंटू 100, 25%। बताओ नहीं का समझ में आ गया? 25% आ रहा है ना, बताओ समझ में आ गया? इस तरीके से हमने वहां पर किया है, वहां पर 100 था, वहां पर 100 था। तो मुद्दा ये है कि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल सेम, इट विल गोइंग टू बी सेम, बट व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज योर सेलिंग प्राइस। इट फ्रॉम 180 इट विल कम आउट टू बी 140 आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20%। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। खैर यहाँ पर हमको पूरा सॉल्व तो करना नहीं था, ये हटा देता हूँ मैं, व्हाट शुड बी इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी हटाओ, ठीक है। यही था मेन मुद्दा, समझ में आ गया ना? अब आ गया ना समझ में? यहीं तक उस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कितना सेल्स बढ़ा है, तो ऑब्वियसली यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, अमाउंट्स में भी निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं कैसे। अब सारे बच्चे बताओ, हम ये क्वेश्चन परसेंट में ना, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन एब्सोल्यूट अमाउंट में है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन परसेंट में डिजाइन है और आंसर भी परसेंट में ही पूछ रहा है। अब बताओ, सिंपल मेरे से क्वेश्चन ने पूछा मेरा 20% सेलिंग प्राइस गिर रहा है, तो कितनी क्वांटिटी बढ़ाऊं जिससे आपस में सेट ऑफ हो जाए। ओके, तो इसका मतलब घूम फिर के पुराने पुराने डेटा के हिसाब से देखूं तो मेरा पीवी रेशियो 40% ऑफ द सेल्स वैल्यू बनना चाहिए। बोलो हाँ, वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, वैल्यू, क्योंकि मेरा वैल्यू सेम आना चाहिए, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू की, ठीक है। कि सुनो मेरी बात को, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूं, मान लो पहले मेरा सेल्स था 10 लाख का, और अब 20%, अब 20% रिडक्शन के कारण, ध्यान से सुनो, 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस के कारण मेरा नया सेल्स हो गया 8 लाख, 20% कम हो गया। बट क्वेश्चन ने कहा कि सेल्स क्वांटिटी बढ़ाओ, सेल्स क्वांटिटी बढ़ाओ, ताकि ये 2 लाख आपस में क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। इसका मतलब क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली ये बोला कि क्वांटिटी बढ़ाओ पर सेल्स मुझे 10 लाख ही चाहिए, यही बोला ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले थी आपकी सेल्स 10 लाख, ओके वेरी गुड, ये सेल्स 20% से गिर गई, क्यों गिरी? क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस गिरा दिया है, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी बढ़ा दो सेल्स की कि वापस से 10 लाख ही चाहिए मेरे को, 10 लाख से कम मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को 10 लाख ही चाहिए। अब ये पूरी बात वो परसेंट पे बोल रहा है, ये पूरी बात वो परसेंट पे बोल रहा है। तो सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, पीवी रेशियो पहले था 40%, अभी जो भी है पहले 40% था, इसका मतलब पीवी रेशियो पहले 4 लाख था, बोलो हाँ। और मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे 4 लाख ही कमाना है, अभी भी मुझे 4 लाख ही कमाना है, 4 लाख ही कमाना है। यानी कि अगर मैं अमाउंट वाइज देखूं, क्वांटिटी वाइज नहीं, अमाउंट वाइज देखूं, तो मुझे अभी के सेल्स का भी 40% ही कमाना है, और पहले के सेल्स का भी मेरे को 40% ही कमाना था। करंटली पीवी रेशियो कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे चाहे पहले की सेल्स वैल्यू देखो चाहे अभी की सेल्स वैल्यू देखो, दोनों 10 लाख है, तो पहले आप कितना कमा रहे थे, सेल वैल्यू का 40%, तो अभी भी सेल वैल्यू का 40% ही कमाना है, यानी 4 लाख ही कमाना है, ठीक है। तो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 40% ही अभी भी, बोलो हाँ। सेट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अभी भी 40% ही है, 40%, ठीक है। क्या है? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। अब ये 40% को कमाने के लिए, ये 40% को कमाने के लिए मुझे कितने की सेल्स करनी पड़ेगी? करंट पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, करंट पीवी रेशियो से, अमाउंट में आंसर आ जाएगा, अमाउंट में आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 40% डिवाइड बाय 25%, 160%। यानी कि पहले के कंपैरिजन में, अगर पहले में कितनी सेल्स कर रहा था 100%, अब कितनी सेल्स करनी पड़ेगी 160%, यानी मेरे को पहले के कंपैरिजन में 60% ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी बाय अमाउंट। अगर मैं बात करूं तो बाय वैल्यू, अगर मैं बात करूं तो पहले के कंपैरिजन में मेरे को 60% ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी अगर मुझे इसको सेट ऑफ करना है।
ठीक है, ओके। अगर अगर मेरे को ये सेम आंसर यूनिट्स में निकालना होता तो, कि कितनी यूनिट ज्यादा बेचूं पहले के कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा यूनिट्स बेचूं, कैसे निकालता मैं? अच्छा, ये बात है। हाँ, सेल्स क्वांटिटी इनटू न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? 80%। 80 है बेसिकली, 80%। 80 एक ही बात है, क्योंकि परसेंट में आंसर निकालना है तो मैंने 100 लिया था फॉर कन्वीनियंस। तो सेल्स क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है? ये बेसिकली ये क्या होता है? ये सेल्स होता है। ये क्या होता है? ये सेल्स होता है इन वैल्यू। नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कितना बेच रहे हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कितना बेच रहे हो इनटू सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है? सेल वैल्यू। और यहां पर भी हमने क्या निकाला है? सेल वैल्यू कितना? 160%। 160%, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 160 अपॉन 82। यानी अगर मैं क्वांटिटी के टर्म्स में बात करूं, ध्यान से सुनना, रुपीस के टर्म्स में बात करूं तो 60% सेल ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर क्वांटिटी के टर्म से बात करूं तो पहले के कंपैरिजन में डबल सेल्स करनी पड़ेगी। अगर पहले 2000 यूनिट बेच रहे थे, अब 4000 यूनिट बेचना पड़ेगा। अगर पहले 5000 यूनिट बेच रहे थे, अब 10,000 यूनिट बेचना पड़ेगा। पहले अगर 10,000 यूनिट बेच रहे थे तो अब 20,000 यूनिट बेचना पड़ेगा, डबल यूनिट बेचना पड़ेगा। और अमाउंट के टर्म से बात करूं तो पहले जितनी सेल्स कर रहे थे उसका 160% सेल्स करना पड़ेगा। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या था मेरा? 40% का। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन क्या है मेरा? 40%। मतलब मेरे को अपने सेल्स का 40% कमाना था, अगर मैं पुराने टर्म्स में बात करूं तो, क्योंकि मुझे इसको ऑफसेट करना है ना, सेट ऑफ करना है। तो सेट ऑफ करना है तो मेरे को उतना ही कमाना पड़ेगा जितना मैं पहले कमा रहा था। और पहले मैं कितना कमा रहा था? 40%। मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 40% इज माई इनकम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो मुझे 40% कमाना है विथ 25% पीवी रेशियो। तो मेरे को 160% सेल्स करना पड़ेगा। और 160% मतलब पहले था 100, अब है 160, यानी 60% ज्यादा सेल्स करना पड़ेगा। ये आंसर रुपीज में आया है। क्यों रुपीज में आया है? क्योंकि जो भी हमारा आंसर पीवी रेशियो से हम डिवाइड करके निकालते हैं वो रुपीज में आता है, अमाउंट में आता है। रीजन तुम लोग को पता है। दूसरा, अगर मेरे को क्वांटिटी के टर्म से बात करना है तो मैं एक लॉजिक लगाया। ये लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, कि सेल्स क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस से क्या आती है? सेल आती है इन वैल्यू। और सेल वैल्यू में यहां पर निकाल चुका था 160%, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो सेल्स क्वांटिटी आ गया 160 अपॉन 82, यानी डबल क्वांटिटी आपको बेचनी पड़ेगी पहले के कंपैरिजन में। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। एंड अगेन क्या बताऊं मैं, मजेदार क्वेश्चन है ना। तो बाय वैल्यू की बात करूं तो 160%, यानी 60% मोर देन बिफोर। और बाय क्वांटिटी बात करूं तो डबल क्वांटिटी एज कंपेयर टू पास्ट। बच्चों इसको मार्क करो हॉट्स, इसको मार्क करो क्वेश्चन को हॉट्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, फुल फॉर्म पता है ना हॉट्स का? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में, है ना। नंबर गेम है, बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है, नंबर गेम इन्वॉल्व है। ठीक है, नितेश बोल रहा है भैया सिंपल है। यस डेफिनेटली सबके लिए सिंपल है, पूरा मैथ्स ही है, मैथ्स। चलो ठीक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, बट उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज है। मैं बोलूंगा कोर मैथ्स टाइप का था ये, ठीक है। तो वैसे नोट कर लो एक बार। चलो हो गया। एक पेज में कितना टाइम लगाओगे तुम लोग हैं? एक पेज लिखने में कितना टाइम लगाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट एक्स जिसका सेलिंग प्राइस 40 है और वेरिएबल कॉस्ट 16 है। सेलिंग प्राइस 40 है और वेरिएबल कॉस्ट 16 है। 1, अगर फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 4,80,000 है और एनुअल सेल्स 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कैलकुलेट करो रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स, एज्यूम करना इनकम टैक्स 40% है। ओके, पहला टास्क तुमको क्या लगता है क्या होगा बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अवर फर्स्ट टास्क? सॉल्यूशन नंबर 11 भैया, पहला टास्क है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, राइट? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 24। उसके बाद 4,80,000 फिक्स कॉस्ट दिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल ले। हाँ निकाल लो। क्यों? क्योंकि देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 60%, तो सारे बच्चे बताओ ब्रेक इवन कितना होगा? अगर 60% एमओएस है तो ब्रेक इवन कितना है? मैं तुम लोग को अपना विजन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आए भैया किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। 40%, और अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लूँ और अगर वो 40% है तो क्या उससे मेरे को टोटल सेल्स मिल जाएगी? फटाफट से बताओ, क्या उससे मेरे को टोटल सेल्स मिल जाएगी? ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूँ, उसका परसेंट मिल गया 40, टोटल सेल्स मिल जाएगी। तुम ही लोग निकाल दो, फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो, खुद निकाल लो और बताओ कितना आ रहा है। आ गया मेरा आंसर? तुम लोग का भी आ जाना चाहिए मेरे से 10 सेकंड के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी वेरी गुड, 50,000 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24, 20,000 ना, 20,000, 4,80,000 divided by 24, 20,000, yes. Margin of safety 60%. So break even is equal to 100 minus 60, 40%. Break even sales 20,000 units है, so total sales, और वी कैन से 1 मिनट और इसी तरीके से बताता हूं, ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल सेल्स क्वांटिटी का 40%। बोलो हाँ, ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल सेल्स का 40%। ब्रेक इवन है, 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब 40% ब्रेक इवन है। अब मेरे पास क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी है 20,000, टोटल सेल्स नहीं है, इंटू 40%, तो कैन आई से टोटल सेल्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 40%, 50,000 यूनिट्स। फटाफट से बताओ, जिसको नहीं बना वो बच्चे बताओ। 50,000 यूनिट्स आ गया ना टोटल सेल्स क्वांटिटी, 50,000 यूनिट्स आ गया टोटल सेल्स क्वांटिटी। बोलो हाँ। बोलो यस। अब देखो इधर देखो, क्वेश्चन ने कहा रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। नेट रिटर्न मतलब आई थिंक पता होगा आपको, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। ऑन सेल्स बताओ, इनकम टैक्स 40%। तो पहले ये बता दो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ये बता दो मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। 50,000 यूनिट है, 24 पर यूनिट है कंट्रीब्यूशन, तो ये आ रहा है 12 लाख। बोलो यस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अच्छा तुम लोग सीधा परसेंटेज ही निकाल दिए, बहुत होशियार बच्चे। 12 लाख कंट्रीब्यूशन आ रहा है टोटल, 50,000 इंटू 24 पर यूनिट।
लेस फिक्स्ड कॉस्ट 4,80,000, 7,20,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इनकम टैक्स कितना है? 40% लेस टैक्स। फोर्टी परसेंट 2,88,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आ रहा है 4,32,000। हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ नेट रिटर्न्स, ये आ जाएगा 4,32,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 36%। दिस इज द आंसर। बताओ डन। 36% आ रहा है बच्चों, देखो कहाँ गलती कर रहे हो। ओ हाँ 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 हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। कहाँ गलती हुई मेरे से? आई गॉट इट। टोटल सेल्स भैया, मैंने कहा क्या? टोटल सेल्स नहीं, आपने कंट्रीब्यूशन ले लिया डिनोमिनेटर में। यस यस, माई फॉल्ट, माई फॉल्ट। यू शुड एक्सेप्ट योर फॉल्ट भैया। आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट यार, पीछे मत पड़ जाया करो। ठीक है भैया, ठीक है। आप बड़े भाई हो तो आपको टीज करने में मजा आता है। बोले यही तो बात है। 40 है ना सेल्स, 40 पर यूनिट, तो 4 लाख सही है। तुम लोग का आंसर 21.6 ही होगा। 50,000 इंटू 40, 4,32,000 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 21.6%। समवेयर अराउंड 20%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो 21.6%। यस गॉट इट। बताओ गॉट इट, यस और नो? समझ में आया कि नहीं है ये वाला क्वेश्चन? बताओ टफ है क्या? बहुत टफ है क्या? बताओ। लिखाई कार्यक्रम डन हुआ? डन? फटाफट से बताओ, क्या ये लिखना हुआ आपका डन? ओके, थोड़ा सा बस एक मेरी हेल्प कर देना तुम लोग। लिखना हो जाता है तो बता दिए करो। मुझे ऐसा लगता है तुम लोग लिख रहे हो, पर मुझे पता नहीं होता है कि तुम लिख चुके हो और तुम मेरा वेट कर रहे हो कि भैया कब आएंगे। तो मैं आऊंगा, मैं इधर ही देखता रहता हूँ, ऐसे मेरा चेहरा फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, ओके, मेरा ऐसा फिक्स है यहाँ पर। सक्षम बोल रहा है इसके मल्टीपल वे हो सकते हैं सॉल्व करने के। डेफिनेटली सक्षम, मैं बता चुका हूँ। मल्टीपल वे हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मार्जिनल के अंदर, क्योंकि वी कैन लिंक अप, क्योंकि आपने देख लिया मार्जिनल में सारे फॉर्मूले इंटरलिंक्ड है। सारे फॉर्मूले इससे डिराइव हो रहे हैं, एक ही बेसिक स्ट्रक्चर है इनकम स्टेटमेंट, उसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। तो इसीलिए देयर कैन मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, यस भैया। देखो फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात है, इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। तो हम सोच रहे हैं कि एक्स के साथ एक और प्रोडक्ट वाई भी ले आएंगे, जिसका सेलिंग प्राइस हम 50 रखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट 10, यानी कि 50 माइनस 10, 40 कंट्रीब्यूशन। टोटल फिक्स कॉस्ट 666,600 है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 666,600। सेल्स मिक्स है एक्स और वाई का 7:3। मतलब अगर मैं 7 यूनिट एक्स के बेचूंगा तो 3 वाई के बेचूंगा। नया प्रोडक्ट है ना, वाई नया प्रोडक्ट है। तो अगर मैं 7 यूनिट एक्स के बेच रहा हूं तो 3 यूनिट वाई के बेच रहा हूं, टोटल 10 बेच रहा हूं। तो हर 10 में से 7 यूनिट एक्स के हैं, 3 वाई के हैं। समझ में आया ना? डिटरमाइन करो किस लेवल पे सेल नेक्स्ट ईयर एमके लिमिटेड ब्रेक इवन कर जाएगा। याद आया कुछ? कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों, याद आया क्या? कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रही है। एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट से ब्रेक इवन करवाना है। ओके, गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन रुपीज क्वांटिटी दोनों में बताना है। हाँ वो हमको आता है, उसकी टेंशन नहीं। चलो बनाओ।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन ना सक्षम दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि हाँ भाई दो तरीके से प्रूफ क्या करना है। वैसे तुम लोग को पता है, तुम लोग के साथ भी कई बार हुआ है कि मैं किसी और तरीके से आंसर निकालता हूँ, तुम लोग सेम आंसर किसी और तरीके से निकालते हो, तो वैसा कई बार होता है, ग्रुप 1 में भी होता था। तो फिर भी चलो इसको हम दो तरीके से करते हैं सॉल्व। पहला तरीका जो शीट में लिखा था, सेल्स एक्स और वाई 40 50 16 10, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 24 40, यस ओके। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है भैया? टोटल फिक्स कॉस्ट है 666 600, ओके। अब इसके बाद निकालना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे हमारा क्वांटिटी में आंसर आ जाएगा ना। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज मतलब कितने कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, तो सारे बच्चे बताओ वेटेड एवरेज ऐसे निकलेगा ना, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे निकलेगा ना। 24x का कंट्रीब्यूशन है, इसके 7 यूनिट बिकेंगे। 40y का कंट्रीब्यूशन है, इसके 3 यूनिट बिकेंगे अपॉन 10। बोलो ऐसे निकालते हैं ना वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, बताओ। हाँ हाँ भैया ऐसे ही निकालते हैं। वेटेड कौन सा कितना बिक रहा है उसके बेसिस पे। 24 इंटू 7 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 28.8। चलो तो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी का कितना है? ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी लेवल पे कितना है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिक्स 600 डिवाइड बाई 28.8, तो ये आ रहा है 23,146, राउंड ऑफ कर लो। फटाफट से बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, ये समझ में आया? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन हमने लिया, कैसे लिया? हमें पता है हम 10 यूनिट बेचते हैं तो उसमें से 7 यूनिट एक्स की होती है, 3 यूनिट वाई की होती है। हम 10 यूनिट बेचते हैं तो उसमें से 7 यूनिट एक्स की होती है, 3 यूनिट वाई की होती है। उस बेसिस पर हमने वेटेड एवरेज निकाल लिया है। बोलो हाँ या नहीं, यस और नो, बताओ फटाफट से बताओ। यहां तक समझ में आया? यस भैया आगे समझ में? ओके। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, क्या पूछा था? डिटरमाइन व्हाट लेवल सेल्स ब्रेक इवन हो जाएगा। हाँ सेपरेटली भी बताना है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का अलग अलग करके बताना है। तो सारे बच्चे बताओ ये टोटल ब्रेक इवन पॉइंट है कंपनी का, इसके अंदर एक्स की भी सेल्स है वाई की भी सेल्स है। सारे बच्चे बताओ सेल्स का रेशियो क्या है? टोटल सेल्स में कितनी सेल्स एक्स की होती है, कितनी वाई की होती है, बताओ। सेल्स का रेशियो क्या है? टोटल सेल्स में कितनी सेल्स एक्स की होती है, वाई की? 7:3, बांटो 7:3 में। 7:3 में बांटो और बताओ कितना आ रहा है। सोलह हजार 202, ठीक है, माइनस कर दो 23,146, 6,944, ठीक है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस हमको पता है, ये यूनिट्स में आ गया ना। दोनों का सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना है, 40 और 50। तो अमाउंट में भी बता दो कि क्वेश्चन ने पूछा है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू तो ये हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन, ये हुआ सेलिंग प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ वैल्यू वाइज कितना आ रहा है। वैल्यू वाइज 16,202 इंटू 40, 6,48,080 रुपीज।
3,47,200। डन, बताओ डन। ये निकालने बोला था क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता तो कैसे करते? देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमारा है प्रोडक्ट एक्स का और प्रोडक्ट वाई का, वो है 24 और 40। अब देखो सेल्स मिक्स 7:3 का है, मतलब 7 यूनिट एक्स के बिकते तब 3 यूनिट वाई के, टोटल 10। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 24 × 7, वही वेटेड एवरेज टाइप का ही कर रहा हूँ, और 40 × 3 तो ये हो गया 120। टोटल कितना है? टोटल है 288। मैंने रेशियो बना दिया, बेसिकली रेशियो बना दिया 168:120। मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है 666 की। इसको मैं इस रेशियो में बांट देता हूँ। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मिक्स का जो मैंने रेशियो निकाला है, वेटेड एवरेज रेशियो निकाला है, उस वेटेड एवरेज रेशियो में बांट देता हूँ। तो वेटेड एवरेज रेशियो में बांटूंगा तो ये हो जाएगा 600 इंटू 168 अपॉन 288 इंटू 120 अपॉन 288, मेमोरी प्लस डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू 168। तो ये आ रहा है बेटा 388,850 और ये आ रहा है 277,750। तो ये ना दोनों का फिक्स कॉस्ट आ गया, किसका? एक्स का और वाई का फिक्स कॉस्ट आ गया अलग अलग। अब आपको पता है, अगर आपको फिक्स कॉस्ट पता है अलग अलग तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24 और 40। ठीक है, तो अगर आप इसको यूनिट्स में निकालना चाहो 388,850 डिवाइडेड बाय 24, 16,202, 277,750 डिवाइडेड बाय 40, 6,944 और सेलिंग प्राइस 40,50, 648,080 और 347,200। बताओ, तो एक ही बात है ना, मतलब ये हो गया दूसरा तरीका निकालने का। तो मैंने बोला इट्स अ मैथ्स गेम गोइंग ऑन, आई थिंक सो इट्स अ मैथ्स गेम गोइंग ऑन, कि एक सॉल्यूशन आप कर रहे हो 1+2 और एक कर रहे हो 2+1। बात तो वही है, एक आप कर रहे हो 1+2 और एक आप कर रहे हो 2+1, सेम थिंग, आई थिंक सो। ठीक है, चलो फटाफट से जो भी सॉल्यूशन आपको पसंद आए दोनों नोट कर लो, बाद में जो पसंद आए वाला कर लेना सॉल्व। डन, क्या सारे बच्चों ने लिख लिया? फटाफट से बताओ। यस, ओके भैया, ओके भैया। हाँ ये कर लेंगे क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो अगेन डिसीजन मेकिंग ना, अगेन डिसीजन मेकिंग तुम लोग को दिख रहा है हर क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग। बताओ ये करूँ क्या, बताओ बनाऊं क्या, बताओ बंद कर दूं क्या, दोनों में से कौन सा बनाओ बता दो। हर क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग चल रहा है। अब एक बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप में पूछा था, अब उसको डाउट आया था तो मैं तुम लोग से भी पूछ लेता हूँ, तुमको आया है क्या? उसने पूछा था कि अगर कोई क्वेश्चन में सिर्फ डेटा दिया, लास्ट में लिख दिया इवैल्यूएट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, करना क्या है?
है ना? ओके ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, लिखाई कार्यक्रम नहीं हुआ है कुछ बच्चों का, ठीक है ये लो मैं इसको ओपन रखा हूँ। हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल लिया, मेरे को बताना मैंने एग्जाम्पल सही लिया कि नहीं। मैंने उसको बोला कि मान लो तुम एक टेबल पे बैठे हो, ये देखो ऐसे टेबल पे बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने रख दिया पनीर और छोले की सब्जी, पनीर और छोले की सब्जी लाके रख दिया बाउल पे, और कुछ नहीं बोला, बस इवेलुएट बोल के चला गया। तो व्हाट यू थिंक मैंने आपको क्या करने बोला होगा? दोनों में से कौन सी सब्जी बेटर बनी है उसका टेस्ट बताने बोला होगा? यस और नो? अगर मैं तुम्हारे सामने दो बाउल रख दूं, एक में पनीर है एक में छोले है ना? अनिका बोल रही मैं तो पनीर खा रही हूं, ठीक है, पर अगर मैं बाउल में दोनों सब्जी रख दूं और बस इवेलुएट बोल के चला जाऊं, तो टेस्ट इवेलुएट करने ही बोल रहा हूं ना, हाँ कि नहीं बताओ? तो इवेलुएट बोल के चला जाऊं और मान लो तुमको मैं बोलूं इवेलुएट बोल के चला गया, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम आके बताओगे पनीर की सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा है या थोड़ा सा ये है, छोले की सब्जी ज्यादा अच्छी बनी है, छोले थोड़े ज्यादा बॉईल कर सकते थे, ऐसा। दिस इज व्हाट यू इवेलुएट, राइट? तो वैसे ही आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है ना? डेटा पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। इवेलुएट लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा ना क्या इवेलुएट करना है। जैसे अभी आप समझ गए खाने का टेस्ट इवेलुएट करना है, वैसे ही क्वेश्चन में डेटा पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या इवेलुएट करने बोल रहा है। प्रोडक्शन प्लान इवेलुएट करने बोल रहा है, प्रोडक्ट मिक्स इवेलुएट करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबको समझना पड़ता है, समझे? प्रैक्टिस करने से आती है वो चीजें। देखो एक्स लिमिटेड सप्लाई कर रही है स्पेयर पार्ट एयरक्राफ्ट कंपनी को, वाई लिमिटेड को। प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्स लिमिटेड की फैसिलिटी प्रोडक्शन फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब सुनो, इधर देखो इधर देखो, एक्स लिमिटेड एक स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रही है, स्पेयर पार्ट सप्लाई कंपनी है एयरक्राफ्ट की जो दो प्रोडक्ट बनाती है, पर इनकी फैसिलिटी इनको सिर्फ ये अलाउ कर रही है कि एक बार में एक ही स्पेयर पार्ट बना सकते हो। आई थिंक एक ही लाइन पढ़ के समझ में आ गया करने क्या वाले, है ना? एक ही लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा क्या बोलेगा क्वेश्चन। बोलेगा दोनों में से कौन से स्पेयर पार्ट सप्लाई करे, बस यही बोलेगा, है ना? The following are the cost and other information for production of two different spare part A or B. AB per unit. Alloy usage. Alloy usage. Sorry. Alloy. Alloy पता है ना तुमको? Alloy. Material. 1.6 kg लगता है पर यूनिट, 1.6 kg पर यूनिट, दोनों में सेम लगता है। ओके। मशीन टाइम है बेटा, मशीन पी का 0.6 और 0.25, ठीक है, मतलब 0.6 आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने में एक ही केस में, और 0.25 आवर्स लगता है पार्ट बी बनाने में। कि कौन सी मशीन में? मशीन पी के अंदर। अगेन एक और मशीन लगती है मशीन क्यू मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें 0.5 आवर्स लगते हैं ए का एक यूनिट बनाने में और 0.55 आवर्स लगते हैं बी का एक यूनिट बनाने में। ओके। टारगेट प्राइस है 145 115, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। टोटल आवर्स अवेलेबल है मशीन पी के केस में सिर्फ 4000 घंटे हैं आपके पास, 4000 घंटे के बाद ये मशीन बंद हो जाएगी। मशीन क्यू के केस में 4500 घंटे, उसके बाद ये मशीन बंद हो जाएगी। अलॉय 13000 किलो है, मतलब सप्लायर के पास सिर्फ 13000 किलो मटेरियल है, उसके बाद उसके पास खत्म हो जाएगा मटेरियल, और ये उसका प्राइस है। वेरिएबल ओवरहेड जो है मशीन पी का 80 रुपए लग जाता है 1 घंटे चलाने का, 1 घंटे चलाने का, और मशीन क्यू का 100 रुपए लग जाता है 1 घंटे चलाने का। 1 घंटे चलाओगे 80 रुपए लगेगा और 100 रुपए लगेगा। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई करो स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर प्राइस। तो पहला क्वेश्चन है वो स्पेयर पार्ट बताओ जिससे आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगेन पर यूनिट पूछ रहा है कि टोटल में पूछ रहा है, बताओ। एक ऐसा स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई करो जिससे आपका कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाए। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, बताओ। बताओ बच्चों। यस, टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, टोटल, क्योंकि कितने यूनिट्स बना रहे हो इसके ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। तो कभी भी पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती है।
ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग इस बेसिस पे ली जाती है कि ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, क्योंकि जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाओगे, जिस प्रोडक्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, सिंपल सी बात है। इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। चलो सॉल्व करें कि तुम लोग करोगे, बताओ तुम लोग करोगे कि मैं करूं, बताओ। बताओ। भैया वापस से पॉइंट वन समझा दो। पॉइंट वन मतलब ये वाला पॉइंट वन, ये पॉइंट वन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्पेयर पार्ट बना है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्पेयर पार्ट बना है जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज मतलब कौन सा स्पेयर पार्ट बना है जिससे हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। ठीक है, कौन सा स्पेयर पार्ट बनाए जिससे हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। ओके चलो, अब बच्चों प्लीज फुल फोकस हियर। अलॉय यूसेज, सारे बच्चे बताओगे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है अलॉय सप्लाई में? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, क्या अलॉय यूसेज में कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई लिमिट है अलॉय में? अलॉय मतलब मटेरियल, हाँ है, हाँ है। 13,000 किलो से ज्यादा मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो अब सोचो, है ना बेटा सिद्धि, 13,000 किलो से ज्यादा मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो अब सोचो, पहली बात तो दोनों में से कोई एक ही बनेगा, या तो पार्ट ए बनेगा या तो पार्ट बी बनेगा, दोनों नहीं बन सकता। तो अब सोचो पूरा 13,000 किलो, पूरा 13,000 किलो अगर पार्ट ए बनाने में लगा दूं तो कितने यूनिट्स बना पाऊंगा? वेरी सिंपल, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एक यूनिट बनाने में 1.6 केजी लगता है। टोटल मेरे पास 13,000 किलो मटेरियल है, तो कितने यूनिट्स बना पाऊंगा? तो कितने यूनिट्स बना पाऊंगा? 13,000 डिवाइडेड बाय 1.6। अच्छा दोनों के केस में सेम ही आएगा ना, 8125 8125। तो मैं अगर चाहूं तो मैं मैक्सिमम, चाहे ए हो चाहे बी हो, क्योंकि दोनों में 1.6 केजी लग रहा है पर यूनिट, तो दोनों का सेम आएगा। अगर मैं चाहूं तो मैं मैक्सिमम 8125 यूनिट्स बना सकता हूं ए और बी के, क्योंकि अलॉय शॉर्ट सप्लाई में है। ओके, अब क्या ये मशीन शॉर्ट सप्लाई में है? हाँ, सिर्फ 4,000 घंटे अवेलेबल है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो अब बताओ, अगर मैं सिर्फ ए बनाना चाहता हूं तो 4,000 घंटे यूज करके मैं कितना ए यूनिट्स, ए के कितने यूनिट्स बना सकता हूं बताओ? 0.6 लगता है पर यूनिट, 0.6 लगता है पर यूनिट। मशीन पी 4,000 घंटे है मेरे पास, एक यूनिट बनाने में 0.6 आवर्स लगते हैं, तो मैं कितने यूनिट्स बना पाऊंगा? मैं चाहूं सिर्फ ए बनाना है तो 6666 यूनिट बना सकता हूं। और अगर मैं सेम बी के केस में निकालना चाहूं तो 4,000 आवर्स है डिवाइडेड बाय 0.25, 16,000। तो अगर मैं चाहूं तो मैं बी के 16,000 यूनिट बना सकता हूं मशीन पी को यूज करके। ठीक है, मशीन क्यू, मशीन क्यू 4,500 घंटे अवेलेबल है, तो ये 4,500 घंटे यूज करके मैं चाहूं तो मैं सिर्फ ए के कितने यूनिट बना सकता हूं? एक यूनिट बनाने में 0.5 आवर्स लगते हैं, 9,000 यूनिट। और अगर मैं सिर्फ बी बनाना चाहूं तो 4,500 डिवाइडेड बाय 0.55। अब ये बात समझ के चलना, ये सारे ही मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है ना, मटेरियल, मशीन पी, मशीन क्यू, ये तीनों शॉर्ट सप्लाई में इस क्वेश्चन में। इंटर में ग्रुप वन में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किए होगे सॉल्व, बताओ किए हो? ग्रुप वन में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें तीन तीन आइटम शॉर्ट सप्लाई में हो? नहीं किए हो।
इस क्वेश्चन में तीन तीन आइटम शॉर्ट सप्लाई में है, ये भी, मटेरियल भी, मशीन पी भी, मशीन क्यू भी, ये तीनों शॉर्ट सप्लाई में। तो अब बताओ, अगर मैं क्या बनाना है वो तो मैं बाद में सोचूंगा, क्या बनाना है, ए बनाना है कि बी बनाना है वो तो बाद में सोचूंगा। अगर मान लो मेरे को ए बनाना होगा तो ये तीनों शॉर्ट सप्लाई में है, मैं मैक्सिमम कितना ए बना पाऊंगा कंसिडरिंग कि ये तीनों शॉर्ट सप्लाई में, तीनों के तीनों शॉर्ट सप्लाई में है, तीनों में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे बताओ, हमारे घर के पास में प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, तो हम वहां लेने जाते हैं। तो जब हम बच्चे थे, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, है ना, अभी तो मिल जाता है अनलिमिटेड, पर जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे याद है मैं जाता था भोग लेने, तो अंकल बोलते थे बेटा किसके लिए लेके जा रहा है, दो दो दोना नहीं मिलेगा। और एक पॉइंट के बाद उनको मेरा चेहरा याद हो जाता था, दो तीन बार मैं लेके आता था तो अपने घर वालों के लिए, तो बोलते थे बेटा अब नहीं मिलेगा, तो इतना सारा लेके जा रहा है, बाकी लोग क्या खाएंगे, बाकी लोग क्या खाएंगे, तू ही ले जा रहा है सारा। तो देयर इज अ कैप कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चे बताओ, अगर कंसिडरिंग द फैक्ट कि मटेरियल 13,000 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा, मशीन पी 4,000 किलो से ज्यादा, 4,000 आर से ज्यादा नहीं अवेलेबल है, और मशीन क्यू 4,500 आवर्स से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, अगर मैं ए बनाना चाहता हूं, सिर्फ ए, दोनों में से वैसे भी कोई एक ही बन सकता है, सिर्फ ए बनाना चाहता हूं, तो मैं मैक्सिमम ए के कितने यूनिट बना पाऊंगा बताओ, बताओ, देखो ना स्क्रीन में और बताओ कि मैं ए के मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकता हूं, बताओ। यस, वेरी गुड, 6,666 यूनिट्स बना सकता हूं मैक्सिमम, मैक्सिमम 6,666 यूनिट बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं 8,125 यूनिट बनाऊंगा, क्या मशीन भी उतना बनाने देगी, बताओ, क्या मशीन पी मुझे इतने यूनिट्स बनाने देगी क्या? क्या मशीन पी इतना अवेलेबल है कि वो 8,125 यूनिट को प्रोसेस कर पाए? नहीं। अगर मैं सोचूं, अगर मैं सोचूं कि मैं तो 9,000 यूनिट बनाऊंगा, अगर मैं सोचूं क्या मैं 9,000 यूनिट्स बनाऊंगा, क्या मशीन पी मुझे बनाने देगी अनिका? क्या मशीन पी मुझे बनाने देगी? मैंने तो सोच लिया मन में, मैं तो 9,000 यूनिट बनाऊंगा, मशीन पी बनाने देगी क्या? नहीं। तो इन तीनों में से बेटा विच एवर इज लोअर इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी, इन तीनों में से बेटा विच एवर इज लोअर इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। सेम क्वेश्चन बी के लिए पूछ रहा हूं, बताओ, कंसिडरिंग कि ये तीनों शॉर्ट सप्लाई में है, मैक्सिमम यूनिट्स जो मैं बी का बनाना चाहता हूं कितना बना सकता हूं बताओ। वैसे मैं तो चाहूंगा मैं 16,000 बनाऊं, मेरा मन कहेगा मैं तो 16,000 बनाना चाहता हूं, पर कंसिडरिंग द रेस्ट्रिक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना बना सकता हूं? वेरी गुड, मैक्सिमम में 8,125 बना सकता हूं। अगर मैं सोचूं मुझे 16,000 बनाना है, ये नहीं बनाने देगा, ये बोलेगा मैं तो मैक्सिमम 8,125 ही बना सकता हूँ। मैं सोचूं मैं 8,181 बनाऊंगा, ये नहीं बनाने देगा, ना 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 ना, वो बोलेगा मेरी लिमिट ही नहीं है उतनी। तो मैक्सिमम यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओके। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो भी मेरा डिसीजन होगा, वॉट एवर इज गोइंग टू बी माई डिसीजन, अगर ए बनाना होगा तो मैं मैक्सिमम 6,666 बनाऊंगा, और बी बनाना होगा तो 8,125 बनाऊंगा। अब दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन पता लगाओ कितना है, तो देखो, हाँ, सेलिंग प्राइस है 145, 115, ओके, लेस
वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है 1.6 केजी और पर केजी मटेरियल का रेट है 12.5। पर केजी मटेरियल का रेट है 12.5, तो 20 रुपए। 20 रुपए दोनों केस में 1.6 केजी मटेरियल लग रहा है, ठीक है, दोनों केस में सेम ही लग रहा है। मशीनरी पी के केस में 80 रुपए 100 रुपए पर आर है रेट। यहाँ कितना घंटा लग रहा है? 0.6, तो 80 रुपए इंटू 0.6, यहाँ लग रहा है 0.25, तो 80 रुपए इंटू 0.25 सॉरी, 80 रुपए पर आर रेट है ना, तो 80 इंटू 0.6 आर, एक यूनिट का 48 हो गया, और ये हो गया एक यूनिट का 20 रुपए, ठीक है। मशीनरी क्यू पर आर रेट कितना है? 100 रुपए। यहाँ कितना लग रहा है? 0.5, यहाँ लिख रहा है 0.55, बताओ ये समझ में आया? मैंने सेलिंग प्राइस लिखा, फिर मैंने मटेरियल का प्राइस निकाला, 1.6 केजी लगेगा, 1 किलो का रेट है 12.5। फिर मैंने मशीन पी निकाला, 80 रुपए पर आर रेट है, ए के केस में 0.6 लगेगा, 0.6 आवर्स फॉर 1 यूनिट, बी के केस में 0.25 आर लगेगा फॉर 1 यूनिट। मशीन क्यू का निकाला, 100 रुपए पर आर रेट है, 0.5 रुपीज 0.5 आर फॉर ए एंड 0.55 आर फॉर बी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ना, बोलो यस और नो, यस और नो। हाँ भैया, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 27, 20। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग मत कर लेना। क्यों? क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकलेगा डिसीजन मेकिंग। तो मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ ए और बी के? 6666 और 8125। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेसिस के बेसिस पर यूनिट के बेसिस पे डिसाइड करोगे तो ए बोल दोगे आंसर, शायद गलत हो जाए। 27 इंटू, अगर ए बनाऊंगा तो 6666 यूनिट बनाऊंगा, तो 179 982, अप्रोक्सीमेटली 180। चलो 179 982, ये होगा आपका क्या? ए का टोटल कंट्रीब्यूशन, और बी के केस में 162 500। तो यस, अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन बेसिस पे भी देखोगे, ए इज द वायबल प्रोडक्ट, यू शुड मैन्युफैक्चर ए बिकॉज इट विल गिव यू मोर कंट्रीब्यूशन देन बी। ये हुआ आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बताओ समझ में आया?
ठीक है, डन। रुको ना, नोटिंग करना। यहां तक समझ में आ गया ना? एक और पार्ट है ना क्वेश्चन में, देखो। अगर वाई लिमिटेड रिड्यूस कर रहा है टारगेट प्राइस को 10% से, यानी सेलिंग प्राइस को, और ऑफर कर रहा है 60 रुपए पर आवर अनयूटिलाइज मशीन आवर्स का, तो अगर कोई मशीन आवर अनयूटिलाइज है तो उसका हमको 60 रुपए मिल जाएगा पर आवर। कैलकुलेट करो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेयर पार्ट, जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया, यानी कि ए, हमने ए आइडेंटिफाई किया ना। तो सारे बच्चे बताओ आइडेंटिफाइड स्पेयर पार्ट क्या है? भैया आइडेंटिफाइड स्पेयर पार्ट है ए। अब बताओ कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग है? 6666 मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग है। अब बताओ इस, अब बोला है कि जितना अनयूटिलाइज्ड मशीन आ रहा है उसका हम आपको 60 रुपए देंगे, तो पहले पता लगाओ कितना मशीन आर अनयूटिलाइज रह जाएगा। तो चलो, मशीन पी कितना लगेगा ए के केस में बताओ। ए के केस में मशीन पी है 0.6 पर यूनिट, तो 6666 इंटू 0.6, तो पी कितना लग जाएगा? ये लग जाएगा 4000 घंटे। 4000 घंटे मतलब पूरा ही लग जाएगा। वैसे भी इसी के बेसिस पर हमने डिसाइड किया था कि 6666 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, क्योंकि मशीन पी शॉर्ट सप्लाई में है। मशीन बी के केस में 0.5 पर यूनिट, मशीन क्यू है ना, मशीन क्यू के केस में 0.5 आर पर यूनिट, 0.5 आवर्स पर यूनिट। तो मशीन क्यू कितना लग जाएगा? मशीन क्यू लग जाएगा 3333 आवर्स। अब बताओ बच्चों, मशीन पी तो पूरा ही लग गया, पर क्या मशीन क्यू का कुछ कैपेसिटी स्पेयर बच गया? देखो और बताओ। मशीन पी तो पूरा ही लग गया 4000, पर क्या मशीन क्यू के केस में कुछ स्पेयर बच गया? स्पेयर बचा ना? हाँ बचा, स्पेयर बचा। तो स्पेयर कैपेसिटी कितना बचा? स्पेयर कैपेसिटी बचा 4500 माइनस 3333, कितना बचा? 4500 माइनस 3333, 1167। अब बताओ 1167 आवर्स खाली पड़े मेरे पास, कितना कमा लूंगा मैं? कंट्रीब्यूशन अर्नड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेयर कैपेसिटी कितना कमा लूंगा? उसने बोला 60 रुपए पर आवर, उसने बोला 60 रुपए पर आवर कमा लूंगा। 60 रुपए पर आवर कमा लोगे, यानी 70,020 रुपए और कमा लूंगा। वाह 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 वाह। दूसरी बात, दूसरी बात, क्वेश्चन ने बोला कि सेलिंग प्राइस को 10% से गिरा देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 145। चलो ठीक है, सेलिंग प्राइस 145 है, इसको 10% से गिरा दो, 130.5 लेस वेरिएबल कॉस्ट निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो उसी को ले लेता हूं मैं। 20 प्लस 48 प्लस 50, तो ये आ रहा है 12.5 कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ रहा है कितना? 12.5। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा फ्रॉम सेल्स? 12.5 इंटू 6666, 83,325। टोटल कंट्रीब्यूशन अर्नड इज इक्वल टू 70,020 रुपए स्पेयर आर, स्पेयर मशीन आर से, और ये सेल से। $153,345, ये बोला था क्वेश्चन निकालने के लिए। बताओ, डन डनाडन डन डन डारा, बोलो डन डनाडन डन डन डारा। क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? अनिका बोल रही बाउंसर, क्या बाउंसर अनिका, क्या बाउंसर? अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो? अरे मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि अनिका ईयरफोन लगा के क्लास चला के फोन साइड में रखी है और क्रिकेट खेल रही है। ओ
नहीं, अब सब समझ में आ गया। ओके, निमिषा क्या बोल रही, स्पेयर कैपेसिटी का मुद्दा समझाओ। निमिषा पहले ये बताओ, हम ए का 6666 यूनिट बना सकते हैं एज वी कैलकुलेटेड इन पॉइंट नंबर 1? बोलो यस और नो। हम स्पेयर कैप हम ए का 6666 यूनिट बना सकते हैं। ओके ठीक है। अब इस 6666 यूनिट बनाने के लिए मशीन पी के कितने घंटे लग जाएंगे? 6666 इंटू 0.6 पर यूनिट। ए के केस में मशीन पी का 0.6 आवर्स लगता है पर यूनिट, तो यानी 6666 इंटू 0.6 करो, पूरे 4000 घंटे लग गए। मशीन पी के पूरे 4000 घंटे लग गए ए को बनाने में। मशीन क्यू के कितने घंटे लगेंगे? 6666 इंटू 0.5 पर यूनिट, 0.5 आवर्स पर यूनिट। तो 6666 इंटू 0.5 करोगे तो 3333 आ रहा है। 3333 आवर्स लग जाएंगे मशीन क्यू के ए को बनाने में। तो फटाफट से बताओ, मशीन क्यू के 4500 घंटे थे ना मेरे पास, मशीन क्यू के पी के तो 4000 थे, 4000 पूरे ही लग गए, पर क्यू के केस में 4500 घंटे थे और लगे 3333, तो कुछ बच गए। कितने बच गए? 4500 माइनस 3333, 1167 घंटे बच गए। सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा कि हम ऑफर कर रहे हैं 60 रुपए पर आवर फॉर अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। हम आपको 60 रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से पे करेंगे फॉर अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। तो 1167 इंटू 60 रुपए मेरे को मिलेगा 70,020 रुपए। दूसरा क्वेश्चन ने कहा सेलिंग प्राइस 10% से कम कर दो, हमने कर दिया। 145 माइनस 10%, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी जो पहले थी। कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल्स हो जाएगा 12.5 इंटू 6666। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो मैंने स्पेयर मशीन आर और सेल्स दोनों को मिला के कमाया वो है 153,345। बोलो डन। और ये प्लान बहुत बकवास है क्योंकि इसके पहले मैं 179,982 कमा रहा था, है ना। तो खैर वैसा तो क्वेश्चन ने कुछ पूछा नहीं हमसे, पूछते तो हम जरूर बताते। क्वेश्चन ने वैसा कुछ पूछा नहीं था। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बताओ क्लियर बच्चों? अब लिखो बेटा, अब लिखो, अब नोट डाउन करो फास्ट। ओके बच्चा पार्टी डन डना डन। तो बस आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, हैवी हो गई क्लास आज की, तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी तो बड़ा सफर है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।